नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एडिटर्स व्यू, जिसमें हमारे एडिटर इन चीफ रखते हैं ज्वलंत मुद्दों पर अपना व्यू। और अब जब देश में एक ही बात पर चर्चा हो रही है, वो है लोकसभा चुनाव, तो इस बार हम उसी पर लेकर आए हैं अपना एक खास कार्यक्रम, जिसमें एडिटर्स व्यू में हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर रखेंगे अपना व्यू। तो प्रकाश जी, लोकसभा चुनाव की चर्चा चल रही है पूरे देश में, तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, विशेषज्ञ हों चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनेता हों, दावे कर रहे हैं। उसी दावे के दौरान हमने देखा है कि आप भी सटीक अनुमान लगाते हैं, अंकगणित हो या सीटों का हिसाब हो। आपने विधानसभा में भी लगाया, लोकसभा में भी लगाया, इससे पहले भी लगाते रहे। इस बार आपका गणित क्या कहता है, आपका अनुमान क्या कहता है कि देश में बीजेपी जो कह रही है कि 400 पार, उसका ये दावा खरा उतरेगा? कितनी सीटें बीजेपी को देंगे और इंडिया गठबंधन को? देखिए, 400 पार का नारा तो ब्रजेश एक तरह का नारा ही है। जी। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अपने दम पे 370 सीटें ला पाएगी, लेकिन बीजेपी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सरकार बीजेपी की बनेगी, सीटें कितनी आएगी, 370 नहीं आएगी, लेकिन पिछली बार की जो 303 सीट थी उससे ज़्यादा सीटें बीजेपी को इस बार मिलेगी। वो आपको मैं बाद में बताता हूँ कि कितनी सीटें कहाँ पे बीजेपी को मिल सकती है। लेकिन सरकार बीजेपी की बन रही है, उसका एक बड़ा कारण बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी या एनडीए के अंदर एक स्पष्ट चेहरा है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए एक प्रोग्राम है उनके पास, और 10 साल की डिलीवरी है। दूसरी बात, जो विपक्षी दल गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो है, उसमें कोई एक लीडर नहीं है, टॉप लीडर एक नहीं है, लेकिन लीडर के तौर पे जो उभर के सामने आए हैं वो राहुल गांधी को हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी उस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं एक तरह से, और सबसे बड़ी पार्टी उसमें कांग्रेस है भी। लेकिन बहुत साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि देश अभी मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के मूड में है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि 200 तक सिमट देंगे हम उनको, बीजेपी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। सामाजिक कार्यकर्ता हैं योगेंद्र यादव, वो कह रहे हैं 268 बीजेपी को आएंगे, महाराष्ट्र में नुकसान होगा उनको। हम देख रहे हैं प्रशांत किशोर पीके, जो कभी मोदी की टीम में रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि 303 जो पिछली बार आई थी उनसे बढ़ती मिलेगी उनको, कम नहीं होगी। देखिए, इन दावों के पीछे क्या गणित है? देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक तो होती है कि विशफुल थिंकिंग। अब योगेंद्र यादव स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। वो आपके अंदर जो आपके संस्थापक सदस्य भी हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, खास बात ये वो भी कह रहे हैं वो कांग्रेस के भी विरोधी थे जी। वो भारतीय जनता पार्टी के भी विरोधी हैं। वो अलग तरह से उन्होंने एक बार अपने आप को किसान नेता के तौर पे भी स्थापित किया। दूसरी बात, प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के लिए भी काम किया, कांग्रेस के लिए भी उत्तर प्रदेश में काम किया, गुजरात में काम किया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम किया, बिहार में नीतीश कुमार के लिए काम किया। तो उन्होंने भी अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए चुनाव का काम किया और उनको भी एक अच्छा व्यापक अनुभव है। तो मुझे लगता है कि योगेंद्र यादव जो कह रहे हैं उसमें हो सकता है कि उनकी इच्छा हो कि बीजेपी की सरकार ना बने। ये एक मैं ऐसा मानता हूं कि लोग बता रहे हैं वो कि हाँ 268 सीटें, तो जब चूंकि इससे कम आप कर नहीं सकते, अगर आपको अपनी विश्वसनीयता बना के रखनी है तो आपको उतना तो करना ही पड़ेगा जो आप अपना बचाव कर सको। अगर मैं मान लीजिए कह रहा हूँ कि बीजेपी को इतनी सीटें मिलेगी, तो उस सीटों का आधार बताने की मेरे में क्षमता होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे योगेंद्र यादव राजनीतिक विश्लेषक हैं और अच्छा वो करते रहे, लेकिन जब से वो खुद एक पार्टी बन गए तब से मुझे लगता है कि उनकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध है। मैं दूसरी बात आंकड़ों में पूछूं आपसे, बाकी के तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो आंकड़े बता रहे हैं, आपका आंकड़ा कितना सटीक? देखिए, चुनाव के अंदर हम देखिए, अब 95 करोड़ मतदाता हैं हिंदुस्तान में, उनमें से लगभग 55-60 करोड़ लोग वोट डालेंगे। अभी 45 करोड़ से ज़्यादा लोग वोट डाल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत सटीक आकलन करना वो है। तो लेकिन अगर हम देखेंगे, जो पुराने उसको देखेंगे, सारी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, सब बातों को सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 325 सीटों से 340 सीटों के बीच देश में ला सकती है। ये स्थिति तब है जब मतलब चूँकि एक मोदी को वोट देना है, पूरा नैरेटिव ये सेट किया गया था मोदी। अब दूसरा जो ग्रुप है उसके लिए बीजेपी ज़्यादा महत्व नहीं रखती है, उसके लिए मोदी और अमित शाह को हटाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चुनाव पूरा ऐसा है कि इसमें मोदी को हटाना है
और एक जो है वो मोदी को बनाना है। तो अब मोदी को हटाना है और मोदी को बनाना है, पूरा चुनाव इसी पे केंद्रित है। बीच बीच में जो दूसरे सारे मुद्दे चले आ रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी इस बार कांग्रेस ने एक कई सारी चीज़ें ऐसी की है, अगर उनकी अपील जनता में हुई, वो कैसी हुई, मतलब आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 सीटें आ जाएगी तो आरक्षण को ख़त्म कर देगी, संविधान को बदल देगी। दूसरी बात, वो जातिगत जनगणना की कह रहे हैं, फिर उसके बाद आर्थिक सर्वे कह रहे हैं, फिर संपत्ति के बंटवारे की बातें हुई, ऐसी कई तरह की चीज़ें हुई। तो इसमें कांग्रेस ने कहीं बढ़त हासिल की तो कहीं अपने आप पे सेल्फ गोल भी कर लिए। तो मुझे लगता है कि बड़ा वैसा है, मेरा जो अनुमान है। अच्छा, यदि हम बात करें राज्यवार सीटों के आंकड़े की, तो उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में क्या नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी को, या पूर्व और दक्षिण राज्यों में सीट उसकी बढ़ेगी, इस तरह के अनुमान आ रहे हैं? आपका आकलन क्या है? देखिए ब्रजेश, लगभग 90% सीटें उत्तर और पश्चिम की जी। मतलब आप ये पूरा देख लीजिए, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार। तो यहाँ पे बिहार को छोड़ दीजिए, पूर्व में आता है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ की 90% सीटें, लगभग 250 सीटें, उनमें से 90% सीटें बीजेपी वहाँ पर जीत चुकी है। अब यहाँ पे अधिकांश जगह जो बीजेपी का मुकाबला है बहुत ही सीधा सीधा, कुछ राज्यों में तो सीधा उससे कांग्रेस से ही मुकाबला है। उसमें आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आप दिल्ली के अंदर जरूर आप और वो दोनों मिलके लड़ रहे हैं, तो दोनों जगह, लेकिन वहाँ भी सीधी लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि जहाँ सीधी लड़ाई है और वहाँ कांग्रेस को लगातार चुनावों में बीजेपी डिफीट दे रही है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे बीजेपी का होता नहीं दिख रहा है। कामोवेश लगभग जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें, 29 सीटें हैं, तो 29 में से मुझे लगता है कि बीजेपी जो है 26 से 28 सीटें जीत सकती है, और हो सकता है कि 29 भी जीत जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ सीटों पे मुकाबला कड़ा है तो वो 2-3 सीटें हैं जहाँ पे एकदम कड़ा मुकाबला है, तो उसके अंदर कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए मैं इसको कहता हूँ 26 और 3 सीटें कांग्रेस को देता हूँ। अब राजस्थान में लोग कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान की 25 सीटों में आप बीजेपी को 20 से कम नहीं कर सकते। 18, 20, 19, 20 ऐसी कुछ सीटों से कम नहीं कर सकते, और हो सकता है कि वो 25 भी जीत जाए। ये भी एक वो है। इसी तरह से आप गुजरात के अंदर पूरी 26 सीटें लगातार 2 बार जीती है। अभी भी मोदी फैक्टर है चुनाव का, तो मुझे लगता है गुजरात में अभी भी 26 सीटें जीत सकते हैं। और अगर कहीं कुछ कंटेस्ट कठिन भी हुआ तो 1-2 सीटें कम हो सकती है। तो जो सीटें कम हो रही हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन अगर कुछ जगह सीटें कम होगी तो कुछ जगह सीटें बढ़ भी जाएगी। तो कि बढ़ेंगी कहाँ से? जिस तरह पश्चिम बंगाल में हमने देखा 2 से 18 पे पहुंच गए थे, वो वहाँ आपको बढ़त दिख रही है क्या? पिछली बार जो मेहनत की थी, महाराष्ट्र में एक बात होती है, वहाँ पर 42 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। तो अगर आप एक बार 2 से 18 में पहुँच सकते हैं तो 18 से आगे भी तो जा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आपके लिए रास्ता खुला। पूरी ताकत जो है बिहार में वो पश्चिम बंगाल में लगा रहे हैं, तो अगर वो वहाँ पे पूरी ताकत झोंक रहे हैं तो हो सकता है वो 18 से ज़्यादा सीटें, तो 18 से ज़्यादा वो 24 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है। तो मुझे लगता है वहाँ सीटें बढ़ेगी, है ना, 18 से वो ज़्यादा गेन करेंगे। इसी तरह से पूर्व में उड़ीसा के अंदर पिछली बार उनकी 8 सीटें आई थी, इस बार तो वहाँ पर राज्य की सरकार बनाने की दावा भी बीजेपी कर रही है। अब सरकार बना पाएगी नहीं बना पाएगी एक अलग बात है, लेकिन उसकी लोकसभा में सीटें बढ़ सकती है। वहाँ 21 सीटें, 21 में से 8 आई थी, तो वहाँ पे भी सीटें बढ़ने की गुंजाइश बीजेपी के पास है। बिहार के अंदर हम देखेंगे कि बीजेपी जो है वहाँ पे 20 सीटों पे 17-18 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो पिछली बार वो सभी सीटें जीती थी 17। अब बाकी उसके गठबंधन सदस्य हैं, उसमें जनता दल भी है, चिराग पासवान की पार्टी भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है। तो इनमें से बाकी लोगों की परफॉर्मेंस अलग है। अभी अगर हम बीजेपी की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी को वहाँ भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन यूपी और बिहार में 2014 के मुकाबले देखा था कि 25 सीटों का नुकसान हुआ था। उसकी वजह थी कि बीएसपी और एसपी एक साथ लड़ रहे थे, 73 से घटकर उनकी 62 हो गई थी। अभी भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक होकर लड़ रहे हैं। बिहार के अंदर पूरा गठबंधन अलग ही एक गठबंधन है वहाँ पे भी। तो वो तो आप लड़ ही रहे हो, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को 65 सीटें मिली थी जी, और यहाँ पे मिली थी पूरी 17-14 सीटें जो है आपको झारखंड में मिली थी 12-13। तो कुल मिला के जो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो मैक्सिमम सीटें थी उसमें बीजेपी को कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं हुआ था। जो घाटा हुआ था उसकी भरपाई उसने पश्चिम बंगाल में कर ली थी 2 से 18 पे पहुँच के,
तो उसके अलावा उसको तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी। तो इस बार भी यदि कर्नाटक, चूंकि कर्नाटक में उसको मैक्सिमम सीटें मिली थी पिछली बार भी, अब अगर वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और अगर वहाँ पे कोई नुकसान कर्नाटक में होता है तो हमें दिख रहा है कि उसकी पूर्ति वो आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में भी कर सकती है बीजेपी। लेकिन आपने आंध्र प्रदेश का जिक्र किया है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं शशि थरूर, वो कह रहे हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। देखिए शशि थरूर कह रहे हैं, शशि थरूर भी बहुत विद्वान आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लगातार केरल के अंदर बीजेपी का वोट परसेंटेज डबल डिजिट से आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब आप देखेंगे कि पहले वो सिंगल डिजिट में था, वो अब डबल डिजिट में चला गया। सेम तमिलनाडु की स्थिति भी है। और इस बार तमिलनाडु में जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, केरल में जिस तरह से प्रयास किए हैं, तो इन राज्यों में यदि बीजेपी का खाता भी खुल गया तो वो बीजेपी के लिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात कि आंध्र प्रदेश के मामले में थरूर का आंकलन गलत हो सकता है। वहाँ पे एक तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, दूसरी बात जो जगन मोहन की सरकार है उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, और वहाँ पे चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण की पार्टी, जन कल्याण पार्टी को क्या नाम है उसका, वो और भारतीय जनता पार्टी, तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक बड़ा गठबंधन वो है, प्लस कांग्रेस है और उसका जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है। तो 3 त्रिकोणीय संघर्ष है। अब उसके अंदर वहाँ पे निश्चित तौर पे कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला नहीं है। वहाँ पे जो भी फायदा होगा वो बीजेपी, चंद्रबाबू नायडू और उनके खाते में जाएगा, तो वो बीजेपी के लिए प्लस है। एक बार और कही जाती है कि जैसे महाराष्ट्र की बात करें, शिवसेना इनके साथ थी, अब जो हिंदू वोटर है वो विभाजन होगा, और जिस तरह से एक और बात कही जा रही है कि बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगियों पर ज़्यादा भरोसा कर रही है, कहीं ये उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा? देखिए ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वहाँ पे सभी पार्टियां 2-2 घड़ों में बढ़ चुकी, कांग्रेस को छोड़ के। कांग्रेस तो ऑलरेडी पहले ही एनसीपी में डिवाइड हो चुकी थी। अब उसके बाद जो एनसीपी है वो भी अजीत पवार, शरद पवार के अंदर बढ़ गई। बाल साहब शिवसेना जो है वो भी 2 हिस्सों में बढ़ गई। मैक्सिमम हिस्सा जो है सरकार के साथ है। तो ये निश्चित तौर पे अभी हमें पता नहीं है कि जो वो वहाँ का शिव सैनिक है वो किसके साथ जाएगा, वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएगा या फिर वो उद्धव ठाकरे के साथ जाएगा। इसी तरह से जो एनसीपी के समर्थक हैं वो शरद पवार के साथ जाएंगे या अजीत पवार या प्रफुल्ल पटेल के साथ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़े लीडर हैं वो उधर चले गए जो सरकार में शामिल है। तो ये कहना मुश्किल, लेकिन बीजेपी का वोटर तो अपनी जगह है। बीजेपी का जो वोटर, बीजेपी वहाँ 30 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। पिछली बार भी वो 18-19 सीटें जीती थी, तो बीजेपी को कितना नुकसान होगा महाराष्ट्र में? तो मुझे लगता है कि बीजेपी को कोई बहुत बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में नहीं होने वाला, क्योंकि 23 सीटें थी लगभग। 23 सीटें थी, तो अभी भी मुझे लगता है कि बीजेपी 23 जीत सकती, 23 से ज़्यादा भी जीत सकती। महाराष्ट्र में भी नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ और लगती है क्या कि कांग्रेस जो शुरुआत में एक जो 400 पार का नारा दिया था, 370 की बात जो मोदी ने कही थी, उस गेम प्लान में फंस गई थी। बाद में जब जो पैटर्न देखा उसने, या 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, वैसा माहौल नहीं था देश में। तो इस बार यदि 10 साल के काम के आधार पर मतदाता दे रहे हैं, क्या इस वजह से मुद्दे हमने देखा अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से आए हैं? देखिए अभी हम वोटिंग परसेंटेज पे गौर करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 2-3-4% वोटिंग कम हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो। तो आप इतना मान लो कि जो कुल टोटल वोट है पिछली बार जो थे उससे बढ़ चुके, कम से कम 5 करोड़ वोट बढ़ गए। पहले 90 करोड़ थे, तो अब इस बार 95 करोड़ वोट है। तो वोटिंग परसेंटेज लगभग वोट उतने ही डले। दूसरी बात कि मतदाताओं के सामने जो बीजेपी का समर्थक है उसके सामने तो बहुत स्पष्ट है कि उसको मोदी को सरकार में लाना है जी। तो इसलिए उसको एक वोट डालना ही था मोदी को सरकार में लाने के लिए। लेकिन जो हम देखते थे कि पिछली बार जैसा उत्साह था, बहुत वोट डले थे, और बालाकोट और एयर स्ट्राइक के बाद में जो माहौल बना था तो वो केवल मोदी के समर्थन का था। अब इस बार मोदी के विरोध में भी बहुत माहौल है, लेकिन मोदी के समर्थन में भी है। तो आप इसको देखेंगे कि जो उदासीनता है वो कहाँ हो सकती है? उदासीनता हो सकती है विपक्ष के अंदर, क्योंकि एक स्पष्ट मैसेज नहीं था कि भाई ये सरकार बदल ही देंगे, क्योंकि वो खुद कह रहे थे ना, क्योंकि आखिर तक तो वो अपना गठबंधन ही ढंग से नहीं बना पाए। कांग्रेस को ये भरोसा था कि कांग्रेस उत्तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर चुनाव में जीतेगी और वो गठबंधन का स्वाभाविक नेतृत्व करेगी। दुर्भाग्य से वो तीनों स्टेट में चुनाव हार गई। छत्तीसगढ़ में जीतने की बात हो रही थी कि दोबारा रिपीट करेंगे, वहां भी चुनाव हार गई। तो मुझे लगता है कि उसका जो असर पड़ा उससे
गठबंधन की सीटों के बंटवारे में देरी हुई, कई जगह तो बहुत ही अपमानजनक समझौते करने पड़े कांग्रेस को। और उसका उदाहरण दिल्ली है, जहाँ पे वो 5 सीटों पर दूसरे नंबर पे रही थी, लेकिन अब सिर्फ 3 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। पंजाब में उसका कांग्रेस से कोई तालमेल, आपसे कोई तालमेल नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से उसका कोई तालमेल नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि जो तैयारी विपक्ष कर सकता था, जो माहौल सरकार बदलने का बना सकता था, उसमें वो चूक कर गया। वो गठबंधन में ही उलझा रहा और जब तक हाँ, माहौल वो बनाना तब तक चाहिए था। माहौल बनाना चाहिए, जो माहौल बनाने की चाहिए। इससे उलट बीजेपी ने ये काम किया, उन्होंने 370 का नारा दिया, 400 पार का नारा दिया। और एक अब सरकार हटाने की बात तो नहीं हो रही है ज़्यादातर। आप ये देखेंगे बीजेपी को सीटें कितनी आ रही है। हम भी जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बीजेपी को कितनी सीटें आएगी। हम तो कर ही रहे हैं। कांग्रेस के नेता, मैंने शशि थरूर का उदाहरण दिया, बाकी सामाजिक कार्यकर्ता हों, तमाम विशेषज्ञ हों, वो सब यही चर्चा कर रहे हैं कि 400 आएंगी कि नहीं आएंगी। तो अब मतलब सरकार से तो 272 सीटें चाहिए, 272 सीटों में सरकार बन जाती है। अब सीटें सरकार के बनने के बाद कितनी ऊपर आई नहीं आई कोई मायने नहीं रखता ना। तो कांग्रेस 421 के मुकाबले इस बार 333 सीटों पर लड़ रही है, 303 सीटों पर, और उसको पिछली बार 52 सीटें मिली थी उसको। क्या आपको लगता है कि अपनी दम पर विपक्ष के नेता का वो पद हासिल कर पाएगी इस बार? देखिए मतलब भी कांग्रेस में खास करके हम देखेंगे तो राहुल गांधी पूरा जोर लगा रहे हैं। पूरे चुनाव को उन्होंने अगेंस्ट मोदी, कई जगह मोदी ने भी इस चुनाव में गलतियां की और राहुल गांधी ने उन पर बढ़त हासिल की। ये सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है। अगर हम इन ऑल में देखेंगे तो कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि वो सोशल मीडिया पे दिखती है, राहुल गांधी मीडिया में दिखते हैं, जनता के बीच में जाते हुए दिखते हैं, लेकिन बूथ पे कांग्रेस बहुत कमज़ोर है। अगर अभी आपने गौर किया हो कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के सारे उम्मीदवार आए थे, इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने भी कहा था कि वो अकेले ही चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी का भी समर्थन नहीं था, कार्यकर्ता भी नहीं था। फिर बड़ी संख्या में जो दल बदल हुआ, जो लोग कांग्रेस में रहते तो शायद कुछ काम करते, लेकिन कई सारे कांग्रेसी चले गए। तो अब जब अगर आपने बूथ खाली छोड़ दिया तो अब बूथ खाली छोड़ने के बाद पीछे क्या हुआ है आपको पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी कांग्रेस बहुत बड़ी चूक कर गई है। तो वो पूरे देश की स्थिति है, क्योंकि संगठनात्मक तौर पे कांग्रेस बहुत कमज़ोर है, बीजेपी की तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन पिछली बार की तुलना में हम देखें कि इस बार थोड़ी मजबूत तो दिख रही, या माहौल हम कह सकते हैं कि वैसा नहीं है। तो आपको लगता है 52 से ऊपर चली जाएगी कांग्रेस? देखिए उन्होंने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जातिगत जनगणना वाला, तो जातियाँ हमारे यहाँ पे मजबूत होती है, लोग निश्चित तौर पे उनकी बात में आ सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आरक्षण, तो बहुत बड़े तबके को आरक्षण का लाभ मिलता है। अब अगर आप उसमें ये भय पैदा करने की कोशिश करने में सफल हो गए कि बीजेपी अगर आई और आरक्षण को ख़त्म कर देगी तो कांग्रेस को सफलता मिल सकती है। ये अगर उन्होंने ऐसा भय पैदा कर दिया तो अब किया कि नहीं किया ये हमें 4 तारीख को समझ में आएगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपए तक महिलाओं को देंगे। पिछली बार उन्होंने कहा था कि वो 72,000 रुपये देंगे, कि बहुत खाते में डालेंगे हर महीने 8,000, तब भी, लेकिन लोग उनके वादों में नहीं आए। यहाँ भी उन्होंने कहा था, मध्य प्रदेश में भी कहा था कि 1,500 रुपये महिलाओं के खाते में देंगे, लेकिन वो लोग नहीं आए। दूसरी बात ये कि मोदी सरकार डिलीवर कर चुकी है। जो चीज़ें करने, किसानों के खाते में जो पैसा जाना था सीधा जा चुका, जिन योजनाओं का लाभ जाना था वो बिना किसी बिचौलिए के लोगों के पास जा चुका 10 सालों में। तो एक लाभ मिल चुका है। और कांग्रेस ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई सरकार में आने के प्रयास कर रही। कांग्रेस तो 50 साल सरकार में रह चुकी है जी। तो अगर 50 साल सरकार में रह चुकी है और उसके बाद उसकी डिलीवरी बहुत परफेक्ट नहीं थी, तो निश्चित तौर पे लोग मोदी पे भरोसा करेंगे। देश की 85 से लेके 90 तक सीटें ऐसी हैं जहां पे 20% से अधिक मुस्लिम वोटर हैं। इस बार ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि मुस्लिम वाला मुद्दा भी आया है, चाहे पूर्व पीएम मनमोहन का बयान हो या अन्य बयान हो, मंगलसूत्र छीनने की बात हो, विरासत टैक्स की बात हो, इस वोट बैंक पर ये क्या पहले एकजुटता से जिस तरह से वोट करता था वैसा दिख नहीं रहा माहौल? देखिए मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हुई है इस चुनाव में जो नहीं होनी चाहिए थी। जब आप बीजेपी इतना अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, सारी चीज़ें बता रही है, अगला प्लान दे रही है 2047 का, तो उसको नहीं जाना था, लेकिन वो चली गई और वो उसका प्री सब्जेक्ट है जो नरेंद्र मोदी के लिए एक तरह लेकिन से 2 चरण के बाद गई, 2 चरण के बाद गई चीज़ें आई। एक सेम पित्रोदा ने वहाँ पे कोई बयान दिया, यहाँ पे मणिशंकर अय्यर ने कोई बयान दिया, उन्होंने लालू यादव ने बयान दे दिया, को आरक्षण के मामले में बयान हुआ, तो बीजेपी को खेलने का मौका मिल गया। तो उसका जो पहले 2 चरण के बाद उसका जो वोटर था उसको सेट करने के लिए नरेंद्र मोदी के पास पर्याप्त मसाला था।
तो उन्होंने उस मसाले का भरपूर उपयोग किया। और जब वो चुनाव लड़ते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के फेर में नहीं पड़ते। मुझे लगता है, मैंने लगातार देखा है 2002 से गुजरात के चुनाव से नरेंद्र मोदी को भाषण देते हुए, तो बिना किसी लिहाज के अपने दुश्मन को कैसे निपटा सकते हैं उसको निपटाते हैं। लेकिन तो क्या उसके पहले लिए 2 चरण अपने में वोट गोलबंदी को- हो गई थी क्या, जो अपने- विरोधी वोट बैंक था अपने नरेंद्र मोदी का? अपने वोट को एक करने के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो इसकी चिंता नहीं कर सकते कि आप हम उनकी आलोचना करें। उनको पता है कि मेरा वोटर कैसे एक होगा, और उनका वोटर बहुत ही स्पष्ट है कि जो हिंदू वोट है वही उनका वोटर है। तो वो उन्होंने बहुत तरीके से, और इस चक्कर में अल्पसंख्यक जो वोटर्स है उनका नुकसान हो रहा है। आप देखेंगे कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को सीटें कम दी। दूसरे उन्होंने कुल मिला के जो प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यकों का 14% है, वो कोई भी पॉलिटिक, बीजेपी से तो उम्मीद ही मत करो आप, लेकिन बाकी पार्टियां जो मुसलमानों की हितैषी बनती हैं वो तो कम से कम 14% दे सकती थी टिकट, लेकिन उन्होंने भी नहीं दिए, क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं हिंदू जो है ये नहीं बोल देंगे। तो मुझे लगता है कि एक बड़े ही इसमें ऊहापोह की स्थिति में मुस्लिम मतदाता है, तो वो भी उतनी तादाद में वोट डालने निकला या नहीं निकला, ये भी एक सवाल होगा। क्योंकि उसको क्या फायदा हो रहा है, उसको केवल बीजेपी को हराना है, ये एकमात्र होने से उसकी स्थिति में सुधार नहीं होगा। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम मतदाताओं को भी मिला है बराबर। हम मध्य प्रदेश में भी देखेंगे लाडली बहना का लाभ तो मुस्लिम महिलाओं को भी मिला है, या प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मुसलमानों को भी मिला है, मुफ्त का अनाज तो वो मुसलमानों को भी मिला है, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है। चुनावी भाषण में चाहे जितना जहर आप एक दूसरे के खिलाफ बोलो, सरकार की योजनाओं में कम से कम भेदभाव नहीं है, कम से कम ये एक अच्छी चीज़ है। ओहो की स्थिति तो हमने देखा है कि कांग्रेस में भी लगती है, क्योंकि किस तरह से उनने मुस्लिम उम्मीदवार कम उतारे हैं, लगातार उस तरफ उनका रुझान कम हो रहा है, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, या मजबूरी है कि वो तो देंगे ही उनको, बाकी वोट बैंक को साधने के लिए बहुसंख्यकों। 2014 के बाद ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि ऐसा लगता है कि हिंदू यदि एकजुट हो जाएंगे तो वही अपने दम पे सरकार बनाएंगे। तो ऐसा आप देखेंगे 2014 में पूरे बहुमत की सरकार आई। अब उसमें मुस्लिम वोट का शेयर बीजेपी के समर्थन में क्या 2, 4, 5, 8%। फिर उसके बाद 2019 के अंदर देखेंगे तो फिर एक बार बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार आई, पहले से ज़्यादा, तो उसमें भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो कितना। अब इस बार तो 3 तलाक वाला इशू भी है, जो 2 सेकंड राउंड में आने के बाद किया, तो उसमें मुस्लिम महिलाओं का वोट बीजेपी के खाते में कई जगह जाता हुआ दिखा। अब वो इस चुनाव के अंदर भी जाता हुआ दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो वोट भी बटा होगा निश्चित तौर पे। या हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जहाँ पे कई सारी सीटें, वहाँ पे बीएसपी त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है, उसने कई सारे मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा। अब वो उम्मीदवार यदि वोट काटते हैं तो इसका फायदा किसके पास जाएगा? निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो ये था एडिटर्स व्यू, जिनमें उन्होंने अपने आकलन, अपने अनुमान और अपने जो अनुभव के आधार पर कहा है कि 325 से लेकर 340 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। अगली बार किसी ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे पर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।